तो फ्रेंड्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी एक ही साथ कंप्लीट करेंगे। 2019 का पेपर है। पिछले वीडियो में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंप्लीट की थी। तो शुरू करते हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन, क्वेश्चन नंबर 24, हिस्टोन्स आर रिच इन व्हाट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। तो हिस्टोन होती क्या है, सबसे पहले हम ये देख लें। हिस्टोन जो होती है वो डीएनए का एक तरीके से सपोर्ट देता है। बैक प्रोटीन होती है जो कि बेसिक इन नेचर होती है। अब जब ये 20 बेस पेयर्स हो जाते हैं तो वो न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम फिर क्रोमोसोम्स बनाती है। ये क्रोमोसोम इनके रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। तो ये इन सब चीज़ों को करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन एक स्टेबिलिटी देता है। तो ये हो गई हिस्टोन प्रोटीन की सिचुएशन, और ये बेसिक इन नेचर होता है। और इसमें कौन कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं, इसमें एच हिस्टोन प्रोटीन में LA अमाइनो एसिड्स होती है। तो ये इसका निमोनिक होता है, दैट इज़ लाइसिन एंड आर्जिनिन। LA दो तरीके के अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, माइटोकॉन्ड्रिया आर रिच इन विच एंजाइम ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो इसमें है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब कि नए ग्लूकोज का बनना। तो नया ग्लूकोज कहाँ से बन रहा है, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट्स होते हैं वहाँ से ग्लूकोज का बनना इस कॉल्ड द ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लाइकोलिसिस का उल्टा होता है। ग्लाइकोलिसिस का उल्टा कैसे होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से लैक्टेट बनता है या पायरुवेट बनता है, और यहाँ पे लैक्टेट या पायरुवेट से ग्लूकोज बनता है। तो ये कैसे बनता है, ये साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया, सेल में साइटोसोल और माइटोकॉन्ड्रिया दो जगह हो ये काम करता है। सेल को इस तरीके से एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बन गया। ये पायरुवेट शिफ्ट होता है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया में शिफ्ट होता है। फिर यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बनता है। ये बाहर आ जाता है, फिर बाहर ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, फिर पायरुवेट बनता है, और फिर यहाँ से रिवर्स एक्शन होती है ग्लूकोज। इस रिवर्स एक्शन को करने के लिए बहुत 2-3 एंजाइम्स का यूज़ होता है। वो हम ग्लूकोनियोजेनेसिस डिटेल में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। तो पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है PC एंजाइम की हेल्प से, और ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बनता है MD की मदद से, MD एंजाइम की हेल्प से। तो PC हो गया पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और MD हो गया मैलेट डिहाइड्रोजनेज। ये दो एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में काम करते हैं, बाकी सारे साइटोसोल में काम करते थे। इसमें फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ट्रू रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट। इसमें हम सीधे आंसर पे आते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड। सीधे हम डाइसेक्राइड में पढ़ लेते हैं इसमें, क्योंकि डाइसेक्राइड ही इसमें आंसर है। वो कैसे आंसर है वो हम देख लेंगे। डाइसेक्राइड जब हम बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यानी कि दो मोनोसेक्राइड और ज़्यादा ग्लूकोज जब हमने खा लिया तो हम स्लिम तो कहीं से भी नहीं रहेंगे। तो यही इसका निमोनिक है, स्लिम। बस I की जगह T है, दैट इज सुक्रोज, लैक्टोज, ट्री हैलोज एंड माल्टोज। तो इसमें यही ऑप्शन है, लैक्टोज एंड द माल्टोज आर द डाइसेक्राइड, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। और बाकी सब आपको सिर्फ बुद्धू बनाने के लिए दिए गए हैं, और इसमें पीछे लिखा भी हुआ है कि बाकी सारे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के। जैसे ही आप सेकंड क्वेश्चन जैसे आप सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सेकंड क्वेश्चन एकदम सही है, लैक्टोज एंड माल्टोज आर द डाइसेक्राइड्स। तो इसी पे करेक्ट करना है। टू रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट दैट इज लैक्टोज एंड माल्टोज आर द डाइसेक्राइड। तो लैक्टोज एंड माल्टोज डाइसेक्राइड्स हैं, और डाइसेक्राइड्स कौन से होते हैं, स्लिम्स। बस I की जगह T है, दैट इज ट्री हैलोज। Question number 27, is it visible? Yes, it is visible. Question number 27, enzymes which causes uncoiling of DNA। तो DNA को अनकॉइल हम क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ेगी DNA के अनकॉइलिंग की। तो DNA को अनकॉइल क्यों करते हैं, ये DNA के हेलिक्स हैं या स्ट्रैंड्स हैं। इनको जब अनकॉइल करेंगे तो ये एक स्ट्रैंड बन जाएंगे। ये स्ट्रैंड डिवीजन होने पे नए सेल में जाते हैं और वहाँ पे ये रेप्लिकेट करते हैं। तो इसलिए हमें इन्हें अनकॉइल करने की ज़रूरत है। तो ये दो हेलिक्स हैं जिससे कि DNA बनता है। इसको तोड़ने के लिए हमें हेलिकेज चाहिए। वेरी सिंपल, इसका पूरा डिस्क्रिप्टिव DNA और DNA का सारा सबको डिस्क्रिप्शन NCERT की 11th स्टैंडर्ड की बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 27, एग्जाम्पल ऑफ द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी, एग्जैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड हाइपर सेंसिटिविटी। तो हाइपर सेंसिटिविटी कितनी तरीके की होती है, 4 तरीके की होती है, ACID। टाइप 1, 2, 3 एंड 4, एनाफिलैक्टिक, साइटोटॉक्सिक, इम्यून एंड डिलेड। ठीक, तो
ACID, ए पहले नंबर पे होता ही है, डी चौथे नंबर पे होता है, बस सी और आई याद रखना है, ये थोड़ा ऊपर है और ये बीच में टपक पड़ा है, दैट्स इट। तो सी से हम सीधे याद कर लेते हैं। सी है साइटोटॉक्सिक। साइटोटॉक्सिक 3 तरीके से काम करता है। एक साइटोटॉक्सिक काम करेगा ब्लड सेल्स के अगेंस्ट, दूसरा काम करेगा टिश्यू कंपोनेंट पे, और तीसरा काम करेगा दैट इज़ FC फैक्टर एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सी तीसरे नंबर पे आता भी है। तो ब्लड सेल्स में क्या होती है, RBC, WBC। RBC पे अगर काम RBC के अगेंस्ट वर्क कर रहा है तो वो हो जाएगा, और यस दैट इज़ ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया हो गई। WBC इस पे करेगा तो परप्यूरा, इडियोपैथिक परप्यूरा हो गया, और एक होता है लाइकोपीनिया, ये हो जाएगा। बस 2 याद रखने होंगे, दैट इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एंड ब्लड सेल्स पे काम कर रहा है, तो ब्लड पे काम कर रहा है, दैट इज़ ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन तब होगी, तब साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी। और तीसरा टिश्यू पे काम करता है, तो टी से टिश्यू है, दैट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस। M पे ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ माइस्थीनिया ग्रेविस। जी पे ख़त्म हो रहा है, दैट इज़ ग्रेव्स डिजीज़। ये 3-4 बार में बहुत आसानी से याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, 3-4 बार में, बस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना आसान तरीके से बता रही हूँ, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। FCC से है तो यहाँ पे थोड़ा G आ जाएगा, दैट इज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एक किडनी रीनल डिजीज़ है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन कब हो जाता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब कि कोई भी ग्राफ्ट आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया है, जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट किया गया, और वो ग्राफ्ट यानी कि वो जो टिश्यू पार्ट है वो रिजेक्ट हो रहा है आपकी बॉडी से, दैट इज़ ग्राफ्ट रिजेक्शन। जो ट्रांसप्लांट किया गया है उसे ऑर्गन ना कह के टिश्यू कहते हैं, यानी कि उसे ग्राफ्ट कहते हैं, सॉरी उसे ग्राफ्ट कहते हैं, तो वो हो जाता है ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो वो भी एक तरीके का टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के थ्रू ही होता है। क्वेश्चन नंबर, या एग्जाम्पल ऑफ द टाइप 2 आर इज compatibility इन मदर एंड फीटस, दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और हे फीवर टाइप 1 में आता है। बाकी जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो पूरा डिस्क्रिप्टिव में बताएंगे। अभी हम सारे क्वेश्चन पे कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी ये जल्दी जल्दी बुक कंप्लीट करनी, एग्ज़ाम एकदम खोपड़ी पे है। क्वेश्चन नंबर 29, जे चेन इज सीन इन विच इम्यूनोग्लोब्युलिन। तो जे चेन आपको दिखेगी, जे चेन जो होती है उसे जॉइनिंग चेन भी कहते हैं, उसे जॉइनिंग चेन कहते हैं। तो जॉइनिंग चेन यानी कि 2 चीज़ों को जॉइन कर रही हो, तो जॉइनिंग माजी ऐसे याद कर सकते हैं, मैथ्योनिन एंड आर्जिनिन, इन 2 अमाइनो एसिड्स को जॉइन करती है। इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटामर, इसका होता है डाइमर। तो 2 इनके कंपोनेंट को जॉइन कर रही है, दैट इज़ जॉइनिंग चेन। ये तो मैंने बेसिक से बताया मोटा मोटा इन द लेमैन लैंग्वेज। वैसे क्या होता है, इसमें हैवी चेन होती है, लाइट चेन होती है। तो जो हैवी चेन्स होती हैं इन अमाइनो एसिड्स के, उनको जॉइन करता है। तो बेसिकली जॉइनिंग चेन जो इनके प्राइमर्स होते हैं, इनको जॉइन, जो अमाइनो एसिड्स के प्राइमर्स होते हैं उनको जॉइन करता है। जैसे कि मैथ्योनिन का पेंटामर्स होते हैं तो उन पेंटामर्स को जॉइन करेगा, आर्जिनिन के जो डाइमर्स है तो उन डाइमर को जॉइन करेगा। तो इन स्ट्रक्चर्स को, जो अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर को जॉइन करता है, और ये सिर्फ 2 ही अमाइनो एसिड्स में पाया जाता है, दैट इज़ माजी, ऐसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, yes, question number 30, which of the following is not a role of immunoglobulin G? immunoglobulin G, IgG के बारे में आप अगर हम पढ़ें इम्यूनोग्लोबुलिन G, तो क्या किसी को जी हुजूरी करना पसंद है? नहीं, अब तो डॉक्टर बन गए। वैसे भी जी हुजूरी किसी को करना नहीं पसंद है, डॉक्टर ना भी बने तो भी। तो डॉक्टर बनना पसंद है? नहीं, नोप। जी हुजूरी, सॉरी डॉक्टर बनना सबको पसंद है, जी हुजूरी किसी को करना पसंद है? नहीं, नो। तो एन से हो जाता है, ये इसके फीचर्स हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एन से हो जाता है न्यूरोटॉक्सिन, यानी कि टॉक्सिन को, सॉरी, एन से टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है, न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स। ओ से ऑप्सोनाइजेशन करता है। पी से प्लेसेंटा को क्रॉस करता है।
और एस से इसका होता है सब टाइप्स 1 से 4, और इसका सीरम कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज़ 80%। पी से मुझे याद नहीं आ रहा है, पी से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन में ही है, पी से प्राइमरी रिस्पॉन्स इन सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब इम्यून रिस्पॉन्स आता है तो सबसे पहले आईजीएम काम करती है, माता जी काम करती हैं सबसे पहले, आईजीएम सबसे पहले काम करती है, उसके बाद आईजीजी आती है जब सेकेंडरी रिस्पॉन्स करती है। तो इसमें देखो, सबसे पहले इम्यून रिस्पॉन्स 2 तरीके का होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो तुरंत काम करता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो थोड़ा डिले रिस्पॉन्स रहता है। तो 2 तरीके की इम्यून रिस्पॉन्स हो गए। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है आईजीएम, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है आईजीजी। तो आईजीजी इज़ प्राइमरी इम्यूनोग्लोबुलिन विच रिस्पॉन्स इन सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, आई होप मैंने सही से समझा दिया है। इम्यून रिस्पॉन्स 2 तरीके के होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में आईजीएम काम करता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में आईजीजी काम करता है। बस क्या फ़ायदा है, कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है। तो आईजीजी उसका सेकेंडरी का प्राइमरी सोर्स है। तो इसमें यही बोला है, क्रॉसेस प्लेसेंटा, पी से आ गया था, यस ओप्स में पी से आ गया था, हेल्प्स इन ऑप्सोनाइजेशन ओ से आ गया था, प्रोमिनेंट इन प्राइमरी, ना 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 सेकेंडरी में काम करता है। और न्यूट्रलाइज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, यस न्यूट्रलाइज बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ये तो नो में आ गया था, नोप्स में आ गया था। यानी कि 30 का क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31, द प्रोसेस बाय विच द कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेक द बैक्टीरिया टेस्टी फॉर द डिफेंस सेल्स ऑफ द बॉडी लाइक मैक्रोफेज इन दिस कॉल्ड। अब ये होता है ऑप्सोनाइजेशन। तो ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? ऑप्सोनाइजेशन का मतलब ये है कि सॉरी ऑप्सोनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, ये भाई साहब आ गए, ठीक, अब ये आ गए हमारी बॉडी में, अब ये कैसे, अब इनको पता कैसे हमारी बॉडी लगाएगी? 2 तरीके से लगेगी, AIC, एंटीबॉडी एक्टिवेट होगी, इंटरल्यूकिन्स रिलीज होगी और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा। ये तीनों चीज़ें ऑप्सोनिन्स निकालते हैं। ऑप्सोनिन्स कौन कौन से? C3b, C4b एंड C1q, ये 3 मेन ऑप्सोनिन्स हैं जो इनके थ्रू निकलते हैं। ये जाके इस पे चिपक जाते हैं। अब इस पे चिपक जाते हैं तो इसको टेस्टी बना देते हैं और ये बता भी देते हैं कि भाई यही एंटीजन भाई साहब हैं, इन पे चलें, खाएं चल के। तब NK सेल्स एंड मैक्रोफेजेस निकलती हैं और इसे खा जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच द कंपोनेंट ऑफ द प्लाज्मा मेक द बैक्टीरिया टेस्टी फॉर द डिफेंस सेल्स ऑफ द बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस इज कॉल्ड। तो मैक्रोफेजेस डिफेंस सेल्स है, NK सेल्स डिफेंस सेल्स है, इनको बैक्टीरिया को खा ले, इसलिए टेस्टी बना ले, बैक्टीरिया को टेस्टी बना ले। इस वजह से the process by which the component of the plasma make the bacteria tasty for the defense cells of the body like macrophages is called opsonization. This is all about opsonization. Opsonization is done by C3b is very important, C3a and CIQ, ये याद करना पड़ेगा और इतना टफ भी नहीं है ये याद करने के लिए, आसान है याद करने के लिए, इसलिए इसके निमोनिक बन भी नहीं रहे थे और इसके निमोनिक इसलिए बनाए भी नहीं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द स्ट्रेप्टोकॉकल निमोनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरा याद हो जाएगा, आई गारंटीड। स्ट्रेप्टोकॉकल निमोनी, P फॉर प्ले, सीधे आता है, हमें खेलने जाना है, प्ले प्ले प्ले, तो नो
CFL, no carom, go underground, make question, अल्फ़ा एंड कैट। 2 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ये मुझे तीसरी बार में याद हो गया था। मतलब आपको एक बार मैंने निमोनिक बनाया, उसको 2 बार मैंने पढ़ा और तीसरी बार में मुझे ये याद हो गए थे सारे क्वेश्चंस। मैंने इसमें से कुछ भी देख के नहीं बताया। नॉन मोटाइल, टहल टूल नहीं सकते, वहीं पे पड़े रहते। कैप्सुलेटेड, इनके ऊपर कैप्सूल बना होता है, कैप्सुलेटेड होते हैं। ये इनका वायलेंस, मेन वायलेंस फैक्टर है। फैकल्टेटिव एनारोब, ऑक्सीजन हो ना हो सब में जीवित रहते हैं। लैंसियोनेट, फ्लेम शेप्ड होते हैं। नॉन फ्लैजिलेटेड, भैया इन्हें फ्लैजिला नहीं होता तो टहल टूल नहीं सकते। ये होता है नॉन स्पोर्स। एंड नो से 2 है। नॉन स्पोर्स, स्पोर नहीं बनाते हैं यूजुअली। जो स्पोर्स बनाते हैं वो बहुत न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, तो ये न्यूरोटॉक्सिक नहीं, मतलब मेनिंजाइटिस करते हैं पर फर्स्ट अटेम्प्ट में न्यूरोटॉक्सिक नहीं होते। और जो बैक्टीरिया स्पोर्स बनाते हैं वो तो तुरंत ही न्यूरोटॉक्सिक हो जाते हैं अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं किया गया शुरुआत में। जैसे कि ओरोफेरेंजाइटिस हो गई या नेज़ल वो साइनसाइटिस हो गई या फेरेंजाइटिस हो गई, तो इनका अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तब मेनिंजाइटिस हो जाती। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि शुरुआत में ही न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, तो दैट इज़ नॉन स्पोरिंग और नॉन फ्लैजिनेटेड। फ्लैजिला नहीं होगा तो मूव नहीं करते, उधर ही एक ही जगह पे बस पड़े रहते हैं। कैरम शेप्ड अपीयरेंस कॉलोनीज, जब ब्लड अगार में हम स्टेप्टोकोकस निमोनी रखते हैं तो ये कैरम शेप्ड सेल्स बना लेती हैं। कॉलोनीज़ बहुत देर तक हम रखते हैं इन्हें, तो ये कैरम जैसी वो स्ट्रक्चर बना। कैरम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? कैरम की जो गोटियाँ होती हैं, कैरम की गोटियाँ बीच में डिप्रेशन होता है। वैसे तो फ्लैट भी होती हैं, लेकिन जो पहले आती थी जिनमें लाइनिंग रहती तो बीच में थोड़ा सा डिप्रेशन होता, किनारे किनारे उठी होती, तो उस तरीके का बना लेती हैं कैरम शेप्ड कॉलोनी। कैरम की गोटियाँ जो होती ना उनके शेप की कॉलोनीज बना लेती। दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव ऑप्सनाइजेशन। URT, ये हैबिटेट है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इनका मेन हैबिटेट। मीज़ोफिलिक, यानी कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर जीवित रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं भाई। तो बहुत ज़्यादा तगड़ा इन्फेक्शन इनका होता है और इसका इसीलिए वैक्सीन भी इसका है। 2 तरीके का वैक्सीन है। मीज़ोफिलिक यानी कि 30 to 35 नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रह लेते हैं। दैट इज़ क्विलिंग, एक साइन होता है वो इसमें पॉजिटिव होता है। क्विलिंग साइन क्या होता है कि ब्लड अगार में जब हम इन्हें रखते हैं और शीप का ब्लड होता है और उसमें ब्लड अगार में हम इन्हें रखते हैं, तो कोई भी हमने क्विलिंग रिएक्शन पॉजिटिव, सॉरी इसको मैं थोड़ा, ये मुझे देखना पड़ेगा, ये मैं अभी देख के डिफ़ाइन कर लेंगी क्विलिंग रिएक्शन कैसे पॉजिटिव। बेसिकली इसकी जो कैप्सूल होते हैं वो स्वेल कर जाते हैं। अब वो स्वेल कब करते हैं? ब्लड अगार में जब हम इनकी कॉलोनी बनाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं वो मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, कोई बैक्टीरिया है या कुछ है, तो उसके जो कैप्सूल्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द क्विलिंग रिएक्शन पॉजिटिव। और ये होते हैं अल्फ़ा हीमोलिटिक और कैटलेज नेगेटिव। बस इसमें एक ही चीज़ नेगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। तो अल्फ़ा हीमोलिटिक होते हैं। अल्फ़ा हीमोलिटिक का मतलब होता है कि ब्लड अगार की एक डिस्क है और अल्फ़ा शेप में हमने ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी डाली है, तो इसके चारों तरफ कुछ ब्लड सेल्स डेड हो जाती हैं और कुछ रहती हैं। तो ये ब्लड सेल्स कुछ रहती हैं तो ये स्लाइट पिंकिश कलर का होता है, लेकिन ये फिर ग्रीन, बेसिकली ये ग्रीन कलर का होता है। इसे ग्रीन हिमोलिसिस, अल्फ़ा हिमोलिसिस को ग्रीन हिमोलिसिस भी कहते हैं। अब ये ग्रीन कलर का क्यों होता है? जब यहाँ पे कुछ, अगर पूरी ही हिमोलिसिस हो जाएगी इसके चारों तरफ तो ये एकदम वाइट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द बीटा हिमोलिसिस। अल्फ़ा हिमोलिसिस को ग्रीन हिमोलिसिस भी कहते हैं क्योंकि कुछ आरबीसी पार्शियल हिमोलिसिस ही होती है। यहाँ पे पार्शियल हिमोलिसिस होती है तो कुछ जो आरबीसी टूटी, आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, एक हीम कंटेंट हो गया, एक ग्लोबिन कंटेंट हो गया। तो हीम कंटेंट में बिलिवर्डिन होता है जो कि ग्रीन कलर देता है, ठीक है। ग्लोबिन तो प्रोटीन हो जाएगा, हीम कंटेंट बिलिवर्डिन, जिससे कि ग्रीन कलर आता है। होप आई हेल्प यू। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, पी फॉर प्ले,
खेलने जब जाएंगे तो हमें कैरम जब हम खेलते हैं तो हमें CFL लाइट की तो ज़रूरत है, तो नो CFL नो कैरम, कैरम नहीं खेलना है। गो अंडरग्राउंड, एकदम अंडरग्राउंड हो जाइए। मैनेज क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अल्फ़ा कैट बस आपको याद रखना है, ये 2-3 बार में श्योर याद हो जाएगा। तो विच ऑफ क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया? ग्राम नेगेटिव, नो नो नो। ग्राम पॉजिटिव, लैंसियोनेट डिप्लोकोकाई। ओके। Question number 34, which of the following is not used as a disinfectant for the skin preparation due to its irritating? This is very straightforward question, hypochlorite। 30-40% तो क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हुए, बिना पढ़े चले जाते हैं तो 30-40% तो हम स्कोर करके आते ही हैं। तो दिस इज दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ द अल्कोहल कॉमनली यूज फॉर द ऑप्टिमम डिसइंफेक्ट। तो परसेंटेज ऑफ अल्कोहल कितना होता है? परसेंटेज ऑफ अल्कोहल तो 100% जो अल्कोहल होता है काम नहीं आता। तो कितना काम आता है? तो अल्कोहल भाई 4 यार मिलते हैं तभी मज़े आते हैं। तो जहाँ 4 यार, तो 4 कम कर दीजिए इसमें से, तो 4 कम कर दीजिए तो 60% बचा। तो 60 to 80% ये इसका है। एवरेज निकला 70। तो क्या 60 to 80 सीधे सीधे लिखा हुआ है इसमें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, याद करने में बहुत आसान। न्यू मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट। हाँ, ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये देखें, रेडिएशन पढ़ लें तो एकदम सीधे सॉल्व हो जाएगा। रेडिएशन कितने तरीके का होता है? आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। अब आयोनाइजिंग है तो अल्फ़ा बीटा गामा आएगा। आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग में यूवी आ जाएंगी और इंफ्रारेड आ जाएंगी। तो इसमें जो अल्फ़ा बीटा एंड गामा, गामा मेन तरीके से करता है काम, और यूवी रेड। और ये अब देखिए बचा क्या? यूवी रेडिएशन, आयोनाइजेशन रेडिएशन, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये तो इसी के पार्ट हो गए। अब प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन में क्या होता है? प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन उन आर्टिकल्स को स्टेरलाइज करने में हेल्प करता है जिन्हें हम केमिकली स्टेरलाइज नहीं कर सकते और हीट स्टेरलाइजेशन नहीं कर सकते। तो प्लाज्मा स्टेरलाइजेशन एक वैक्यूम बना होता है जिसमें कि लो प्रेशर में हम H2O2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और हीलियम, ये 4 गैसेस हम डालते हैं, जिसमें मेन होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एक वैक्यूम का एक बॉक्स होता है, उसे वैक्यूम क्रिएट करते हैं और ये गैस उसमें आर्टिकल जो भी हमें स्टरलाइज करना होता है वो रख देते हैं। बहुत ही वैक्यूम या लो प्रेशर रहता है अंदर, और ये गैस हम अंदर पुश करते हैं जो कि उस आर्टिकल को स्टरलाइज करती है। और इसमें जो मतलब जो मेन तरीका होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स अंदर जाके वैक्यूम होता है तो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो स्टरलाइज करता है। तो एक तो क्वेश्चन इसमें आगे ये पूछ सकते हैं कि ये प्लाज्मा गैस स्टरलाइजेशन होता है, इसमें कौन सी मैकेनिक्स काम करती है? तो फ्री रेडिकल्स जाके उसे स्टरलाइज करते हैं। और इसका मेन गैसेस होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नो, प्लाज्मा नया है, प्लाज्मा स्टर। तो न्यू मेथड ऑफ द स्टरलाइजिंग हीट सेंसिटिव इक्विपमेंट, तो यूवी आयनाइजन आना ही, तो एक तीसरे के ही पार्ट हैं। प्लाज्मा स्टरलाइजेशन इज द मेन। Question number 37, this is the last question. Benzalkonium chloride belongs to which category of disinfect? तो बेंजलकोनियम क्लोराइड ये आपका क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स में काम करता है। और ये कैसे याद करेंगे? क्लोराइड भी एक एलिमेंट है, अमोनिया भी एक मतलब केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है, कंपाउंड है ये क्लोराइड अमोनियम। और ये क्लोरीन पड़ी होती है टॉयलेट्स वगैरह में, तो ये टॉयलेट्स को करते हैं इससे क्लीन। मतलब ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स बहुत फास्ट करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स जो हैं वो आपका आता है बेंजलकोनियम क्लोराइड, आपका QAC में आता है। और इस क्लोराइड से हम क्या क्या, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? सेवलॉन और सिट्रामाइड। और इससे क्या क्या स्टरलाइज करते हैं? टॉयलेट्स, रूफ टॉप करते हैं और फ्लोर करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसे पानी में डिज़ोल्व करके इस्तेमाल करते हैं। और जब पानी सब उड़ जाता है तो इसमें सॉलिड पार्ट भी बाद में बचा रह जाता है। ये तो बस कहानी है, बेसिकली क्लोराइड और अमोनियम की बात बतानी है। होप आई हेल्प यू इन दिस वे। थैंक यू सो मच।